गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज आपका जीएस का टर्न है। चैप्टर नंबर आपका 14 पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में हमने 3 टॉपिक आपको पढ़ा दिए थे, जिसमें एयर पोल्यूशन में 3 टॉपिक। पहला हार्मफुल इफेक्ट, दूसरा एयर पोल्यूशन, तीसरा एयर पोल्यूशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, जिसका नाम है डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, पेज नंबर 182। We have studied that the increase in atmospheric temperature causes global warming. Due to increased greenhouse gases, the atmospheric temperature has increased by 0.6 degrees Celsius in the 20th century. जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि वातावरण के तापमान में वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, और ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने से वातावरण का तापमान 20वीं सदी में, 20वीं सदी का मतलब है जो बीत चुकी है, इसका तापमान जो है 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। देखने में तो ये बहुत ही छोटा सा नंबर है, 0.6 डिग्री, लेकिन इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होते हैं। अगर संख्या के रूप से देखा जाए तो बहुत कम है ये, लेकिन इसका असर व्यापक होता है, यूनिवर्सली होता है। इट इज़ लाइकली टू गो अप बाई 2.6 डिग्री सेल्सियस बाई द ईयर 2100, और अगली सदी तक यानी 21वीं सदी पूरे होने तक इसका तापमान बढ़ करके 2.6 डिग्री सेल्सियस होने की उम्मीद है। और इसकी वजह से कई सारे भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे पहला, टेम्परेचर नियर ओशियन सरफेस वुड इंक्रीज एंड विल ऑल्सो कॉज ग्लेशियर एंड पोलर आइस शीट टू मेल्ट फास्टर। इसकी वजह से समुद्रों की सतह का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ ग्लेशियर यानी बर्फ़ के जो पहाड़ हैं या बर्फ़ के जो महाद्वीप हैं, और इसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ़ की चादर है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से जो निचले इलाके में रहने वाले शहर हैं, निचले इलाकों में बसे जो शहर हैं या इलाके हैं, उनमें पानी भरेगा, और इसकी वजह से कई सारे द्वीप जो है वो डूब जाएंगे। B. Global warming adversely affect the monsoon rain and also bring about change in the seasonal pattern. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मानसून बारिश पर बहुत असर पड़ेगा। इसके अलावा जो मौसम में जो बदलाव है उसमें बहुत अधिक तरीके से होगा। यानी सीजन का जो पैटर्न है, कभी अचानक से गर्मियों में बारिश के मौसम में गर्मी, या गर्मियों में ठंड का पड़ना है, ठंड में गर्मी का एहसास होना, या बारिश के मौसम में बारिश का ना होना, ये इस प्रकार के जो क्लाइमेटिक पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, 183, एयर पोल्यूशन कॉज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन की जो परत है उसमें भी नुकसान देखा गया है। जैसा कि हमने 7th में पढ़ा, ओजोन गैस हमारे वातावरण के ऊपरी हिस्से में एक परत है। ये परत जो है सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी रक्षा करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रे व्हेन रिलीज इन एयर डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें कि रेफ्रिजरेटर में, एसी में और एरोसोल में जो गैस इस्तेमाल होती है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो जब ये वातावरण में जाती है तो वातावरण के ऊपर जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंच जाती है। इसकी वजह से सूर्य की आने वाली जो किरणें हैं वो छनकर नहीं आती बल्कि सीधी आती हैं, जिसके पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसके अलावा कई और प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, अगर ओजोन परत में छेद हो गया तो उसके क्या परिणाम होंगे। पहला, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ कॉज वेरियस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग सच एज कैटरेक्ट, कैंसर, डिमिंग ऑफ आईसाइट। तो जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुंचेंगी तो उसमें कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि मोतियाबिंद, दूसरा स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर, इसके अलावा आँखों की जो रोशनी है वो कम हो जाएगी। नंबर 2,
हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इंसान के जीन में बदलाव आ सकते हैं, उत्परिवर्तन हो सकते हैं, यानी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो विकलांग हो सकती हैं या उनमें किसी प्रकार का जीनिक डिफेक्ट आ सकता है। तीसरा, सूर्य की पराबैंगनी रेडिएशन से मछलियों में अर्ली डेवलपमेंट स्टेज आ सकती हैं। इसके अलावा क्रैब्स, केकड़ों में और दूसरे एनिमल में, यानी समय से पहले वो मैच्योर हो जाएंगे, उसकी वजह से उनमें कई प्रकार के डिफेक्ट आ सकते हैं। तो जैसे ये आपका फोटो दिया गया है, ओजोन होल अबव अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके ऊपर जो ओजोन परत है उसमें वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़े छेद की खोज की है। ये सब इंसानी गतिविधियों की वजह से हो गया है, लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है कि अब ओजोन होल जो है वो थोड़ा छोटा होता जा रहा है, यानी कि ओजोन जो परत है वो वापस से अपनी अवस्था में वापस आ रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम चलेंगे मेथड ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हमारे पास क्या साधन है, क्या उपाय है। पहला, वाहनों में जो भी फ्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, तो जो भी वाहन चल रहे हैं तो इसमें से ज़्यादातर ईंधन का जो हिस्सा है वो धुएं के रूप में चला जाता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए या वाहनों में इस्तेमाल की जाए जिससे कि ईंधन का पूरा इस्तेमाल हो सके। कहने का मतलब 90% जो ईंधन है वही इस्तेमाल होता है, बाकी 10% जो है धुएं के रूप में चला जाता है। इससे क्या होगा, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रिलीज है वातावरण के अंदर वो कम होगा। दूसरा, आज के समय में इको फ्रेंडली फ्यूल जैसे कि सीएनजी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ रहा है। अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखे होंगे, जैसे कि आपके आसपास जिलों में, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, तो पेट्रोल डीजल से चलने वाली जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कम होते जा रहे हैं, उसके स्थान पर सीएनजी वाले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली हमारा एक ऐसा पहला शहर है जिसमें पूरी जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मेनली सीएनजी से ही चल रहा है। सीएनजी के अंदर मीथेन गैस होती है जो कि जलने के बाद कोई पोल्यूशन नहीं करती और पूरी तरह से साफ ईंधन है। एक समय में दिल्ली जो है दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर था, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी बसों में और ट्रक्स में सीएनजी कंपलसरी कर दिया। उसकी वजह से आज दिल्ली बेहतर दिशा में है। These measures have resulted in cleaner air for the city। इससे क्या हुआ, इससे शहर को साफ सुथरी हवा लेने को मिली। तीसरा, in the past lead compound was mixed with petrol to help automobile engine run smoothly. This produced poisonous lead compound in exhaust gas which pollute the air. So unleaded petrol is now used। पुराने समय में पेट्रोल के साथ एक केमिकल इस्तेमाल होता था जिसे हम लेड कहते हैं, और ये जलने के बाद जब धुआं देता था तो उस धुएं में लेड के कंपाउंड होते थे जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते थे। लेकिन कुछ समय से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो अब उसमें लेड की मात्रा न के बराबर रह गई है। चौथा, वाहनों की समय समय पर जांच और सर्विस होती रहनी चाहिए जिससे कि अनावश्यक रूप से धुआं वातावरण में न जाए। फिफ्थ, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके तो पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए जिससे कि पेड़ों को काटने की ज़रूरत ना पड़े। छठवां, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में कैटेलिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हार्मफुल गैसेज को यूजफुल गैसेज में कन्वर्ट कर सके। सातवां, लकड़ी, कोयला और केरोसिन की जगह पर क्लीन फ्यूल जैसे एलपीजी और सीएनजी का इस्तेमाल हो सके। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर होता है और एयर पोल्यूशन से ओजोन की जो परत है उसमें नुकसान होता है, और एयर पोल्यूशन को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, ये कई सारे उपाय इसमें दिए हैं। अब आगे चलेंगे 184 पेज पर। इसके अलावा अभी 2 उपाय और रह गए हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। हमारे देश में बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोयले से आता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है।
इसलिए हमें ऐसे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि पोल्यूशन न के बराबर करें, जिनमें प्रमुख शामिल हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत, इसके अलावा सोलर एनर्जी और इसके अलावा विंड एनर्जी। ये आने वाले समय में इनका उपयोग बढ़ेगा और कोल से जो एनर्जी मिलती है उसका हिस्सा घटेगा। 9, इसके अलावा हम अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने शहर में अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन को कम करने में मदद मिले, क्योंकि सरकार के प्रयास काफ़ी नहीं है, आप लोगों को भी इसमें शामिल होना होगा। इसके बाद है केस स्टडी। अब हम वास्तविक जो केस स्टडी है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी जो वास्तविक प्रभाव है वो हम अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। इसमें पहला नाम है ताजमहल। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत का सबसे प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है वो ताजमहल है, जो कि आगरा में स्थित है। और एयर पोल्यूशन की वजह से इसके रंग में बदलाव आ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। कॉज का कारण क्या है कि आगरा के आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे रबर प्रोसेसिंग है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल है और ख़ासतौर से मथुरा और रिफाइनरी, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से जो उसका सफ़ेद रंग है उसमें थोड़ा कालापन बढ़ता जा रहा है। इफेक्ट एसिड रेन कोरोड द मार्बल ऑफ मॉन्यूमेंट, द फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। क्योंकि धुएं में मौजूद जो ऑक्साइड है वो पानी में मिलकर के एसिड बनाते हैं और बारिश के रूप में जब वो गिरते हैं तो काले काले धब्बे जो है उसकी इमारतों पर बन जाते हैं और अल्टीमेटली वो पत्थर वहाँ से खराब होता चला जाता है। इसके अलावा सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जो कि मथुरा और रिफाइनरी से निकलते हैं, उससे भी मार्बल का रंग जो है वो पीला पड़ता जा रहा है। इसके बाद है एफर्ट टू सेव द ताज। ताज को बचाने के क्या क्या उपाय किए गए हैं इसको समझा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताज को बचाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पहला, इंडस्ट्रीज को कोल और पेट्रोलियम के बजाय सीएनजी और एलपीजी पर चलाना होगा। नंबर 2, डीजल से चलने वाले वाहनों में सीएनजी अनिवार्य है। तीसरा, उद्योगों को ईंधन के रूप में गैस सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन बिछानी होगी। चौथा, मथुरा रिफाइनरी में से पोल्यूशन को कम करने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च करना होगा। पांचवा, ताज नेचर वॉक में यानी ताज के आसपास के इलाके में 19,000 छोटे छोटे पौधे लगाए जाने चाहिए। छठवां, मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट को, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल इकाइयाँ हैं उनको बाहर शिफ्ट किया जाए या उसमें एंटी पॉल्यूटिंग डिवाइसेस इंस्टॉल किया जाए। सातवां, ताजमहल की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए सोलर पावर प्लांट की भी स्थापना की जानी चाहिए। ये सारे उपाय जो है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दिए हैं, जिसमें से गवर्नमेंट काफ़ी उपायों पर काम कर चुकी है और कर रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे शहर में से एयर पोल्यूशन कम होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज आपको भेजी जा चुकी है, उसको फेयर में कंप्लीट करके रखें। धन्यवाद।